नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है प्यारे साथियों। अपन लास्ट वीडियो के अंदर बातचीत कर रहे थे आपके चौथे अध्याय की, जो 7th क्लास का अध्याय था जिसका नाम वायु था। उसके संदर्भ में अपन ने उस अध्याय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण नोट्स एंड वन लाइनर जीके के क्वेश्चंस की बात कर ली थी। आज के वीडियो के माध्यम से अपन आपके 5वें अध्याय की बातचीत करेंगे जिसका नाम जल है। अब इसमें से किस तरीके के आपके नोट्स बनेंगे एंड किस तरीके के वन लाइनर जीके के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी की बातचीत करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें जहाँ पे आपकी सभी एनसीईआरटी क्लासों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा कमेंट सेक्शन को देखना ना भूलें, क्योंकि उसके अंदर मैंने इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट और इम्पोर्टेंट लिंक दिए हैं जहाँ से आप डायरेक्ट जाके वो क्लासें ओपन करके पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। ओके। यहाँ आपका जो 5वां अध्याय है उसका नाम जल है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे थलशाला। थलशाला क्या होती है? यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। यह छोटे घर के पौधे रखने का मतलब एक प्रकार से गमला। इसके अंदर आप गमला ले सकते हैं, ठीक है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसे जल चक्र कहते हैं। ध्यान रखना, जल चक्र किसे कहते हैं? जल चक्र का मतलब हो गया जल। ये जल क्या करता है? लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, जिसके अंदर सबसे पहले वो महासागर, फिर वायुमंडल, फिर वायुमंडल पे धरती पे, धरती पे। अब देखो मैं इसकी एक प्रक्रिया समझा देता हूँ आपको। होता क्या है कि ये आपका वायुमंडल है, ठीक है। अब इस वायुमंडल से बारिश हुई और आपके वर्षा का जल है वो धरती पे आ गया, ठीक है। धरती का मतलब पृथ्वी पे आ गया। पृथ्वी में वो या तो आपके सागर में रहेगा या नदी नालों में या रहेगा या फिर तालाब में रहेगा। अब यहाँ पे पड़ा पड़ा ये जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा या फिर जल वाष्पीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ये जल है वो वापस वायुमंडल में चला जाएगा। फिर जैसे ही वायुमंडल में जल का घनत्व बढ़ा, फिर बारिश हो जाएगी। ये इस तरीके की जो प्रक्रिया है वो हमेशा चलती रहेगी और इसी को बोला जाता है आपका जल चक्र। यहाँ मैंने विश्व का मानचित्र दिया है जो आपके इस अध्याय में आया हुआ है, उसको मैंने यहाँ पे दिया है और इसके अंदर वो सारी जानकारी है वो आपको इंपॉर्टेंट लगेगी। तो मैं सीधा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से शुरू करता हूँ। देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को याद रखते हुए आपको पहले नंबर डार्लिंग नदी याद रखनी है। उसके बाद में आप एशिया महाद्वीप में आ जाइए। एशिया महाद्वीप के अंदर आपको ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी याद रखनी है। फिर चीन के अंदर आपको होंग ही नदी याद रखनी है या होंग हो नदी याद रखनी है। उसके बाद में आपको यहाँ एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच में आपको कैस्पियन सागर याद रखना है और मुख्यतः यूरोप की आपको नदी याद रखनी है जिसका नाम है दनूबी नदी, ठीक है ना। दनूबी नदी जो है यूरोप की है। उसके बाद में आपको अफ्रीका की नील नदी को याद रखना है, फिर अफ्रीका की नाइजर नदी को याद रखना है, फिर अफ्रीका की कागो नदी और ऑरेंज नदी को याद रखना है और उसके बाद में विक्टोरिया झील याद रखनी है। एक एक करके याद करेंगे तो अच्छे से याद होगा। ऑस्ट्रेलिया डार्लिंग नदी, फिर एशिया महाद्वीप ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जो भारत के संदर्भ में है और होंग हो नदी आपके चीन के संदर्भ में है, ठीक है। कैस्पियन सागर याद रखना है, कहाँ पे है उसकी स्थिति। काला सागर कहाँ पे है और भूमध्य सागर कहाँ है। उसके बाद में यूरोप की मुख्यतः नदी दनूबी नदी है, उसको याद रखना है और उसके बाद में अफ्रीका में लौट जाइए। अफ्रीका के अंदर सबसे पहले नील नदी, नील नदी के बाद में नाइजर, नाइजर के बाद में कागो नदी और ऑरेंज नदी। उसके बाद में आपको याद रखनी है विक्टोरिया झील। और उत्तरी अमेरिका की बात करें तो सबसे पहले ग्रेट बियर झील और ग्रेट स्लेव झील, ठीक है ना, दो मुख्यतः झील। उसके बाद में विनिपिग झील और सुपीरियर झील और ह्यूरन झील और उसके बाद में सॉल्ट लेक सिटी। उत्तरी अमेरिका के अंदर ज्यादातर है वो झीलें झीलें हैं, ठीक है ना। और एक मुख्यतः नदी जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है मिसिसिपी नदी, ठीक है ना। ये यहाँ पे संचालित होती है मिसिसिपी नदी। उसके बाद में कैरिबियन सागर के बाद में आपको दक्षिण अमेरिका की मुख्यतः नदी याद रखनी है जो आपकी अमेजन नदी है। तो ये थी आपके विश्व के संदर्भ में प्रमुख नदियां। एक बार इनको जरूर आप याद रखेंगे। वैसे तो आपको इस
के अंदर जो पीडीएफ है इसका पीडीएफ प्रिंट आउट मिल जाएगा, बट दिमाग में ये चीजें सेव होनी चाहिए कि कौन सी नदी कौन से महाद्वीप से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पेज पे। लवणता क्या होती है? देखो, लवणता का मतलब होता है खारापन। लवणता का परिभाषा की बात करें तो 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं। भाई 1000 ग्राम आपने जल लिया, उसके अंदर कितना लवण मौजूद है या कितना लवण की मात्रा है, उसी को आपकी लवणता कहते हैं। और महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। ठीक है, तो लवणता को आप बस इतना ही समझ लें। जैसे आप जनसंख्या पढ़ते हो ना कि प्रति 1000 लिंगानुपात पढ़ते हो ना कि प्रति 1000 पुरुषों स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, इस तरीके से लवणता का मतलब होता है प्रति 1000 ग्राम जल के ऊपर नमक की जो मात्रा होती है उसको आप लवणता कहते हैं। और इजराइल के मर्त सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इजराइल जो देश है इसके अंदर एक मर्त सागर है। ठीक है, इस मर्त सागर के अंदर 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता का मतलब ये हुआ कि आपने 1 लीटर पानी की बोतल ली यानी उस मर्त सागर से, और जब उसको घर आके गर्म किया तो उसमें से आपको कम से कम 340 ग्राम क्या प्राप्त होगा? नमक प्राप्त होगा। 340 ग्राम नमक प्राप्त होगा। किसकी विशेषता है? इजराइल की मृत सागर की विशेषता है। अब बात करें महासागर के अंदर आपका जो जल है वो 97.3%, उसके बाद में बर्फ में बात करें तो 0.2, और भूमिगत जल की बात करें तो 0.68%, और झीलों की बात करें तो 0.009, नमक झीलें 0.009, वायुमंडल की बात करें तो 0 यानी ये वायुमंडल वाला आपका जल वाष्प होता है ना आर्द्रता वाला, और नदियों में बात करें तो 0.0009। तो देखो इसमें से आपके पीने लायक जल कौन सा है? एक तो नदियों का हो गया, वायुमंडल का हो गया, और समुद्र का आपके लिए है नहीं, और भूमि का हो गया, और बर्फ का हो गया। ये जो इतना जल है वो आपके पीने योग्य जल है। नेक्स्ट बात करें, महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। अब देखो जो महासागर है इसके अंदर भी गति होती है। ठीक है ना, महासागर जो है वो आपके गतिशील है, और ध्यान रखना जल हमेशा गतिशील रहता है। खुला जल है तो बिल्कुल गतिशील रहेगा क्योंकि उसके ऊपर हवा का प्रवाह चलता है, इसके कारण वो गतिशील हो जाता है। ठीक है, तो महासागरों की गतियां कौन सी है? तो महासागरों की 3 गतियां हैं। पहली तरंग, दूसरी ज्वार भाटा, तीसरी धाराएं। क्या किस तरीके से होती है उसको अपन जरूर देखें। अब है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न करती है। देखो, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी ही होती जाती है। आपने पानी देखा होगा, चाहे नाडी का पानी देखा होगा, चाहे तालाब का पानी देखा होगा, या फिर नदी का पानी देखा होगा, उसमें आपको ये नजर आया होगा कि पानी में लहरें चलती रहती है और किनारों की तरफ जाती है। उसी को ही आपकी बोलते हैं तरंग। ठीक है, तरंग बोला जाता है, उसी को ही आपकी तरंग बोला जाता है। अब पानी के ऊपर जितनी तेजी से पवन बहेगी तरंग भी उतनी ही बड़ी होगी और उतनी ही तेज होगी। वो डिपेंड करता है उस पवन के ऊपर। उस क्षेत्र में अगर जल्दी तेज पवन बहती है तो उस क्षेत्र में जो जल है उसकी तरंगे तेज बहेगी या बड़ी होगी। ठीक है, और पवन कम है, पवन की गति कम है तो तरंगे की गति कम होगी। ठीक है, उसके बाद में भूकंप। भूकंप ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। अब यहाँ पे जो परिभाषित किया है वो सुनामी को किया है कि सुनामी क्या चीज है। तो देखो, भूकंप के माध्यम से या फिर ज्वालामुखी उद्गार यानी ज्वालामुखी के फटने से, या फिर जल के नीचे भूस्खलन। जल के नीचे भूस्खलन का मतलब ये होता है कि जमीन ये जो आपका महासागर पानी है, महासागरीय पानी, इन महासागरीय जल के नीचे भी बहुत बड़े पर्वत बने हुए होते हैं। उन पर्वतों के अंदर अगर भूस्खलन होता है तो महासागरीय जल के अंदर अत्यधिक विस्थापन शुरू हो जाता है। आप सीधी सी बात है, आप एक नॉर्मल पानी पड़ा है और उसके अंदर पत्थर डालेंगे, छोटा पत्थर डालेंगे तो छोटी लहरें उपड़ेगी, और बहुत बड़ा पत्थर डालेंगे तो पानी के अंदर जो गति होगी वो अत्यधिक तीव्रता वाली होगी। तो
समुद्र में भी यही सिस्टम है, ठीक है। और इसके कारण 15 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठती है। तरंगों का मतलब लहरें उठती है और उसी को कहते हैं सुनामी। तो सुनामी की परिभाषा आप समझ गए होंगे। अब तक का विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। सोचो, अब तक का सबसे विशाल जो आपका सुनामी है वो 150 मीटर मापा गया है और ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई आती है। और 2004 के अंदर एक भारतीय तटीय क्षेत्र, यानी जो भारत के जो समुद्री किनारों के तटीय क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र, उनके अंदर अत्यधिक विनाश हुआ था। और उसके बाद में सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इंदिरा पॉइंट है, वो डूब गया था। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि 2004 के अंदर आई सुनामी से भारत का कौन सा एक पॉइंट था, या भारत का ऐसी कौन सी जगह थी जो डूब गई या पूर्णतः नष्ट हो गई। तो आपका है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। अब पोताश्रय क्या होते हैं भाई? सुनामी आती कहाँ है भाई? पानी के अंदर ही आती है। और पानी में आपके चलते हैं जहाज, ठीक है। और जहाज किनारे पे भाई आप पानी के अंदर से व्यापार कर रहे हैं, तो आप जहाज पानी के किनारे पर लाके छोड़ेंगे। तो पानी के किनारे पर उन जहाज़ों में से जो सामान उतारने के लिए जो जगह बनाई होती है, या फिर ऐसे कहें जो दुकानें बनी होती है, उनको आपके बोला जाता है पोताश्रय। और वो पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस सुनामी जो शब्द है ये जापानी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है पोताश्रय तरंगे। अब क्यों रखा गया है? क्योंकि सुनामी आने पर इन पोताश्रयों का स्थान है वो तहस नहस हो जाता है, ठीक है। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र में जल के क्षेत्र में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती है। जब तट पर ऐसा हुआ था तब लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए एकतर हो गए थे, ठीक है ना। उसको देखने के लिए एकतर होने लगे और इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगे आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। देखो, सुनामी आने का प्रथम संकेत क्या होता है कि जो उनकी लहरें जो है वो किनारे की तरफ आती है, वो बड़ी तेजी से पीछे की ओर जाती है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे कहीं हैं और आपको लगता है कि वो लहरें बड़ी तेजी से पीछे की ओर जा रही है, इसका मतलब ये है कि वो लहरें वापस इतनी तीव्र गति से आएगी कि वहां किनारे पर खड़े सभी लोगों को अपने लपेटे में ले लेगी। तो ध्यान रखना, सुनामी आने का प्रथम संकेत क्या होता है। तो इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सुनामी जब आएगी उसका प्रथम संकेत अपने को ये मिलेगा कि उसकी जो लहरें तट पर आती है वो तीव्र गति से पीछे जाएगी और पीछे जाने के बाद में तीव्र गति से वापस आएगी और किनारे पर काफी सारा नुकसान कर देगी। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई, तरंगे, यानी जो आपके समुद्र की गति तरंगे हैं उसको अपन समझ चुके। और दूसरी जो आपकी गति है वो है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा ज्वार भाटा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। सामान्य शब्दों में अगर समझें कि ज्वार भाटा क्या होता है, जो जल समुद्री जल होता है वो एक बार ऊपर उठता है, दूसरी बार नीचे गिरता है, उसी को आपके कहा जाता है ज्वार भाटा। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है उसे भाटा कहते हैं। अब आप सीधा इसमें बस इतना ही समझिए, ज्वार भाटे का मतलब ये हुआ कि समुद्री जो जल है वो उसका ऊपर उठना और नीचे गिरना, ये जो प्रक्रिया होती है उसे ज्वार भाटा कहते हैं। अब आप उसके अंदर गए और बाल्टी भर के ऊपर उठा के वापस नीचे पटक दिया, वो नहीं। प्राकृतिक रूप से अगर समुद्री जल ऊपर उठ रहा है और नीचे गिर रहा है लहरों के माध्यम से, उसे कहते हैं ज्वार भाटा, ठीक है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। अब सबसे बड़ी ये चीज है कि भाई साहब ये ज्वार भाटा आता किस कारण है? तो ज्वार भाटा आने का प्रमुख कारण है सूर्य चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी के ऊपर ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के ऊपर ज्वार भाटे की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है जिसके कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। सीधा मानो, जब सागरीय जल चंद्रमा के नजदीक होता है तो आपका आता है उच्च ज्वार, ठीक है। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन में सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं जिसे आपका वृत्त ज्वार
कहते हैं। अब देखो, अगर समुद्री जल चंद्रमा के नजदीक है तो आएगा आपका उच्च ज्वार। उच्च ज्वार का मतलब काफी तीव्र ज्वार। और अगर ऐसी स्थिति हो जाए, यानी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आते हैं, और ऐसी स्थिति जब होती है उस समय आता है सबसे ऊंचे ज्वार आता है, यानी उसकी जो ज्वार भाटे में जब पानी सबसे ऊपर जाके नीचे गिरता है, यानी सबसे ज्यादा ऊंचा उठता है, तो उच्च समय आता है आपके ऊंचे ज्वार आते हैं और उसको बोलते हैं वृहत ज्वार। ठीक है। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप आपका निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को आपका लघु ज्वार कहते हैं। तो ज्वार भाटे का मतलब समझ में आ गया। उच्च ज्वार क्या होता है, निम्न ज्वार क्या होता है। भाई जब सूर्य से चंद्रमा, भाई समुद्री जल से चंद्रमा और सूर्य सब दूर रहेंगे तो आएगा निम्न ज्वार, और नजदीक आ जाएंगे और एक सीध में आ जाएंगे तो आपका आएगा उच्च ज्वार, जिसका मैंने पिक्चर है वो आपके इसमें डाल दिया, आप उसको देख के अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद में जो तीसरी गति है वो है महासागरीय धाराएं। देखो, निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। सामान्य गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या फिर उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों को और प्रवाहित होती है। ये आपके लैम्ब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत धाराएं होती है। ये दो, इसमें यह ध्यान रखना है कि महासागरीय धाराएं का मतलब होता है महासागर से आने वाली हवाएं। भाई अपने यहाँ पे जैसे हवा चलती है उसी प्रकार जो महासागर के निकट जो लोग रहते हैं वहां पे धाराएं चलती है, हवा नहीं कहते, उसको धारा कहते हैं। ठीक है। और एक धारा है जिसका नाम है लैम्ब्राडोर, जो महासागरीय धारा है। और कैसी धारा है, ठंडी यानी शीत जल धारा है। और उसके बाद में आती है गल्फ स्ट्रीम, गर्म जल धारा है। तो दोनों चीज ध्यान रखनी है, कौन सी ठंडी है तो लैम्ब्राडोर, और कौन सी गर्म जल धारा है तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो आपकी गर्म जल धारा है। और यहाँ पे मैंने आपके पिक्चर डाल दिए जो आपके लघु ज्वार को और वृहत ज्वार को समझाते हैं। ठीक है। देखो, लघु ज्वार क्या होगा, सूर्य भी दूर होगा, सूर्य भी दूर होगा और चंद्रमा भी दूर होगा। जल तो पृथ्वी पे ही है ना, तो इनकी स्थिति क्या है, दूर है, तो आपका क्या आ गया, लघु ज्वार आ गया। और जब भाई पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में आते कि नहीं आते, उस दिन आता है आपका वृहत ज्वार। देखो ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। ठीक है। ऐसी स्थिति जब होती है तो ऐसी स्थिति को आपकी कहा जाता है बृहत ज्वार। अब इसके अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्र लगाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपका जल चक्र। और सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। तो गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ उत्पन्न होती है, तो गर्म आपके होती है भूमध्य रेखा के निकट। अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि भाई ये गर्म महासागरीय धाराएं हैं, ये भूमध्य रेखा के निकट ही क्यों उत्पन्न होती है, ध्रुवों के निकट क्यों नहीं उत्पन्न होती। तो यहाँ पे आपका एक ही जवाब रहेगा कि भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें हैं वो ज्यादा समय के लिए सीधी पड़ती है, इस कारण जो गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होगी वो भूमध्य रेखा के आसपास ही उत्पन्न होगी। ध्रुवों के ऊपर सूर्य की किरणें बहुत ही तिरछी पड़ती है, इस कारण वहां इस तरह की स्थिति नहीं हो सकती। ठीक है। और इसके पीछे कारण ये है कि भाई पृथ्वी दूरों पर चपटी हुई है और पृथ्वी गोलाकार नहीं होकर के अंडाकार है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखनी होगी। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल धारा का ऊपर उठना और गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है। अब इसमें महासागरीय धाराएं क्या होती है, सुनामी क्या होता है, जल में अधिक चढ़ाव और उतार। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर तो आपका सबसे वो खारा वाला है, ठीक है ना। और ज्वार भाटा, सुनामी, निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल धारा। महासागरीय धारा है तो मैं इसमें डाल सकता हूँ। और सुनामी का मतलब क्या हुआ, तीव्र भूकंपी तरंगों से उत्पन्न होता है। और ये आपके ज्वार भाटा जो है, और उसके बाद में कैस्पियन विशालतम झील, या फिर ऐसे कह सकता हूँ सबसे खारी है। ठीक है। कैस्पियन सागर का जो मृत सागर है ना, कैस्पियन के अंदर मृत सागर है। ठीक है। अब इसके अंदर वन लाइनर जीके के क्वेश्चन कौन से बनते हैं जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उनकी बातचीत कर लेते हैं। देखो, लवणता का मापन किस आधार पर किया जाता है, तो लवणता का मापन किया जाता है प्रति 1000 ग्राम जल के ऊपर। यानी आपने 1000 ग्राम जल लिया है, उसके अंदर कितना लवण निकला है वही उसी पानी या झील की लवणता होगी। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है,
महासागरों की औसत लवणता होती है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। इजराइल के मस्त, हाँ मस्त नहीं है, इजराइल का मृत सागर है, ध्यान रखना। इजराइल के मृत सागर झील में लवणता कितनी है, तो 340 ग्राम प्रति लीटर। आपने अगर 1 लीटर जल लिया है तो उसको आप गर्म करके यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उसको उबालोगे और उसके पीछे जो अवशेष बचेंगे उसके अंदर आपका जो नमक प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 340 ग्राम। और कौन सा, इजराइल का मृत सागर। ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। महासागरीय जल पर जल का लगातार उठना और गिरना आपका तरंग कहलाता है। महासागर में तरंग कैसे उत्पन्न होती है, तो पवन के द्वारा उत्पन्न होती है, ध्यान रखना हमेशा। सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो जापानी भाषा का शब्द है। महासागरीय जल का दिन में 2 बार ऊपर उठना और गिरना क्या कहलाता है, ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। और महासागरीय जल का अपने निम्न स्तर पर पहुंचना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। ऐसे गिर के वापस उठना। ठीक है, इस तरीके से। किस प्रकार का ज्वार मछली पकड़ने व नौका संचालन में सहायक होता है, तो उच्च ज्वार जो होता है वो आपके इसमें सहायक होता है। अब उच्च ज्वार सहायक क्यों होता है, कि इसके अंदर आपको जो आपकी नौका है उसका ईंधन खर्च नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही चली जाएगी वो पानी के बहाव से। ठीक है। और गर्म महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो ध्यान रखना गर्म महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है भूमध्य रेखा से या फिर विषुवत रेखा से। और ठंडी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति की बात करें तो आपकी होगी ध्रुवों से। तो ये थे आपके 5वें अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स एंड जीके के प्रश्न। नेक्स्ट अध्याय के अंदर अपन बातचीत करेंगे आपके 6ठे अध्याय की, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। इसके नोट्स किस प्रकार का होंगे और किस तरीके से आपके वन लाइनर जीके के क्वेश्चन होंगे। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।